नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश दर्पण और मैं शिवम आपके साथ। आज का यह पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि इसमें बात होगी संघर्ष से सफलता तक की। तो सर्वप्रथम मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि आप अपना परिचय देते हुए देश दर्पण चैनल के समस्त दर्शकों को बताएं कि आपने कब तय किया कि आपको यूनिफॉर्म पहननी है। मैं अदनासा कलमकार हूँ, घायल मन की आशा का। मुझको ज्ञान कहाँ है इतना छंदों का, परिभाषा का। जो यथार्थ में दिख जाता है मैं उसको लिख देता हूँ, और कोई निर्बल चिख जाता है मैं उसको लिख देता हूँ। तो मैं उन सारी दफन कथाओं को दोहराने आया हूँ। मैं भारत का इनकलाब हूँ, पीयूष बनकर आया हूँ। नमस्कार देश दर्पण के समस्त दर्शकों को, और सहृदय साधुवाद में आपको भी देना चाहूँगा कि आपने एक अच्छा अवसर प्रदान किया जहां मैं अपनी बात आप सबके सामने रख सकूं। मैं पीयूष कुमार पांडे, ग्राम बंजरिया, पोस्ट बाजोडी, महुआ, जिला गोपालगंज, बिहार, वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अधीनस्थ अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। और फिलहाल वर्तमान में मैं ड्रोन इंचार्ज की ड्यूटी को निर्वहन कर रहा हूं वहां पे। जी सर, तो आपसे अगला सवाल, आपके संघर्ष के वक्त का कुछ हिस्सा प्रयागराज के रास्ते से भी होकर गुजरता है। आप सफलता और असफलता की बारीकी को कैसे देखते हैं? प्रयागराज एक ऐसा शहर है जहां नाम लेते ही बहुत सारी भावनाएं स्वतः ही जुड़ जाती हैं। प्रयागराज की गलियों का सफ़र तो यूं कहें, सफलता और असफलता की बारीकी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे पारदर्शिता के अनुसार सफलता आपका परिचय लोगों से करवाती है, जबकि असफलता लोगों का परिचय आपसे करवाती है। यदि आप सफल हैं तो आपको प्रत्येक जगह पे तरजीह दी जाएगी, वरन ये सफलता की कसौटी और असफलता का मानक तय करने वाला ये समाज ही है। सफलता सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी से नहीं तय किया जा सकता। असफलता का मानक भी मात्र एक नौकरी नहीं हो सकती, क्योंकि देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे असफल व्यक्ति रहे हैं समाज की नज़रों में, जो कि किसी दूसरे फील्ड को सेट करने के बाद से फिर उसी समाज ने उन्हें सफल भी कहा है। तो सफलता और असफलता की पारदर्शिता को अगर हम विस्तृत तौर पर देखें जी तो किसी व्यक्ति के किसी एक विशेष गुण के कारण उसे सफल या असफल करार नहीं दिया जाना चाहिए। सर, आपसे अगला सवाल, संघर्ष से सफलता की ओर ले जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? यदि कोई व्यक्ति विकसित होता है अथवा विकासशील होता है तो विकसित अथवा विकासशील होने में प्रत्येक अवयवों का उतना ही महत्व होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कहा गया है कि एक तिनका हूं तो क्या हुआ, वजूद है हमारा भी, उड़ उड़ कर हवा का रुख तो बताता हूं। वरन मैं सर्वाधिक योगदान मानता हूं मेरे अभिभावकों का, मेरी पूजनीय माता जी का और पूज्य पिताजी का, जिन्होंने मुझे ऐसे परवरिश में रखा जिसकी बदौलत मुझे ये पता चल पाया कि संघर्ष का वास्तविक महत्व क्या है। और संघर्ष के वास्तविक अर्थ को पहचानने के लिए आपको उस संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हमें किसी मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास बहुत सारे ऐसे उत्तरदायित्व ससमय उपस्थित होते हैं जिनके निर्वहन हेतु आप स्वतः ही प्रेरित हो जाते हैं। जी सर, आपसे अगला सवाल, जैसा कि विदित है कि आप अपनी काव्य रचनाएं भी संकलित करते हैं, तो आपके जीवन की पहली रचना कौन सी है? मेरे जीवन की पहली रचना प्रयागराज शहर। उस समय मैं भटनी स्टेशन से माथे पर चावल का बोरा लेकर और प्रयागराज का सफ़र तय कर रहा था। उसी वक्त ट्रेन में हमने लिखा, और ये जो काव्य संकलन है ये लिखने के पीछे का जो वजह था वो ये था कि भारतीय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए परीक्षा का आयोजन होता है, और उस आयोजन में आप अगर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो उसके बाद आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का कॉल अप लेटर इशू किया जाता है। उस एसएसबी में 5वें दिन कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, और उसके बाद से मैंने ये कविता अपने लिखी थी। उसमें मैंने लिखा था कि अंधेरे की उम्र होते ही
अंधेरे की उम्र होते ही रोशनी को नया मुकाम चाहिए। अंधेरे की उम्र होते ही रोशनी को नया मुकाम चाहिए, और रास्ता जिन्होंने रोका था चिरागों का, उनके जुबां को अब लगाम चाहिए। छाले पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं सफ़र में वाकई चलते चलते। अंधेरे की उम्र होते ही रोशनी को नया मुकाम चाहिए, रास्ता जिन्होंने रोका था चिरागों का, उनकी ज़ुबां को अब लगाम चाहिए। और छाले पड़ गए हैं सफ़र में वाकई चलते चलते। मुझे अब काटी हुई हर रात का इनाम चाहिए, मुझे काटी हुई हर रात का इनाम चाहिए, और वो अगर देखें तो रह जाए वाकई में चकाचौंध। वो मतलब जो आपके क्रिटिसाइजर्स होते हैं हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेंगे, और वो क्रिटिसिज्म पॉजिटिव ही होता है हमेशा। वो एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है कि वो अगर देखें तो रह जाए वाकई में चकाचौंध। तरक्की की तालियों से गूंजना मेरा मकां चाहिए। और अगली लाइन मेरी सबसे प्रिय लाइन है कि जो देखे मेरी माँ तो झटक के लगा ले सीने से। तरक्की की तालियों से गूंजना मेरा मकां चाहिए, और जो देखे मेरी माँ तो झटक के लगा ले सीने से। मेरी कोशिशों के महल में कुछ ऐसा इंतज़ाम चाहिए। और आखिरी छंद है कि रुला चुका वक्त ज़िंदगी में बहुत मुझको, रुला चुका वक्त ज़िंदगी में बहुत मुझको, वक्त पर जीत और दिल में सारा हिंदुस्तान चाहिए, दिल में सारा हिंदुस्तान चाहिए। काफ़ी अच्छा रहा सर। सर आपसे अगला सवाल, केंद्रीय पुलिस बल में 48 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान कौन सी ऐसी विषय वस्तु रही जो आपको सर्वाधिक प्रेरित करती रही? कहा जाता है कि केंद्रीय पुलिस बलों में जो प्रशिक्षण का समयावधि होता है वो अत्यंत ही कठिन होता है। उसके पीछे का कारण यह है कि पुलिस बल में भर्ती होने से पहले आपका दैनिक दिनचर्या भिन्न रहता है। जैसे ही आप शामिल होते हैं बल में या पुलिस में, तो शामिल होने के तुरंत बाद ही दिनचर्या का एकदम से बदल जाना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनौती होता है। जी। इस चुनौती को सही तरीके से अपने आप को उस चुनौती में ढालने के लिए सबसे पहले आपके पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और ये दृढ़ संकल्प मुझे अपने पूजनीय पिताजी से मिला। हम लोग जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं उस क्षेत्र में एक कहावत है कि बाढ़ई पूत पिता के धर में, खेती बाढ़े अपने कर में। अर्थात जो भी आपके पिताजी का सदाचरण होगा, उसी सदाचरण का सुप्रभाव उनके पालियों पर भी बरसेगा। मैंने देखा है, मुझे एग्जैक्ट सन तो याद नहीं है, परंतु जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, जब मेरे पिताजी अध्यापक हुआ करते थे अलख नारायण सिंह एकमा, तो सुबह ठंडी के समय 4 बजे हीरो साइकिल थी उनके पास। उस साइकिल में एक लंबा सा टॉर्च बांध के और यहाँ से भटनी तक की यात्रा वो करते थे साइकिल से। तो बड़ा वो मार्मिक पल होता है जिस पल में आप ये सारी स्मृतियाँ कैद रखते हैं। जब सुबह विशिल बजती थी प्रशिक्षण के दौरान सुबह 4 बजे, तो उठने का मन नहीं करता था। मैं आपको बहुत सच्ची घटना बता रहा हूँ। जिस समय विशिल बजा करते थे उस समय उठने का मन नहीं करता था, क्योंकि प्रयागराज का जीवन कुछ ऐसा रहा कि जिस समय हम लोग रात रात भर जगते थे और सुबह भर सोते थे। अचानक से विपरीत जब परिस्थितियाँ हुई तो उस परिस्थितियों में अपने आप को ढाल पाना आसान नहीं था। परंतु जब 4 बजे की विशिल सुनने के बाद से मैं व्यक्तिगत तौर पर यह सोचता था कि जब मेरे पिताजी पूर्ववत में यही जीवन जीते थे और वो भी हम लोगों के लिए, तो मेरे लिए तो बड़ा ये आसान सा होगा यदि मैं अपना इस समय उठ के और दैनिक नित्य कर्म करके और बाकी परेड में अगर मैं शामिल हो जाऊं। तो ये सारी चीज़ें थीं जिससे मेरी ट्रेनिंग बहुत ही आसान रही। कुल मिला के प्रशिक्षण चाहे कोई भी हो, परिस्थितियाँ चाहे कोई भी हो, यदि आप दृढ़ संकल्पित हैं और यदि आपको ऐसा पूर्ण विश्वास है अंदर से कि हाँ आप ये कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप वो कर जाएंगे, भले वो 48 सप्ताह का प्रशिक्षण हो या फिर अधिकतम समय का। जी सर, आपसे अगला सवाल, प्रशिक्षण अथवा ड्यूटी के दौरान कोई ऐसा किस्सा जिसने आपकी ज़िंदगी
देखने का नज़रिया ही बदल दिया हो? माह था सितंबर 2024। सितंबर 2024 में हम लोग का जंगल कैंप आयोजित हुआ था। लगभग 42 या 43 सप्ताह का प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद यह कैंप आयोजित होता है। और यह कैंप बेसिकली वह कैंप होता है जिसमें आपके देखने का पूरा पर्याय बदल जाता है। इस जंगल कैंप की खासियत ये होती है कि इसमें आपको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में दो दिन का आपको भोजन दिया जाता है और आपको सर्वाइवल ऑन लैंड करना होता है। करीबन 7 दिन तक आपको जंगल में घूमना होता है और वहाँ से आप जो कुछ भी अपना एडजस्ट कर सकते हैं, आपको एडजस्ट करना है। बेसिकली यू हैव टू किल योर डेथ, यू हैव टू किल योर हंगर, यू हैव टू किल योर थर्स्ट। लाइक इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, जब आपके पास कुछ भी अवेलेबल ना हो और उस समय आपको अगर सर्वाइव करना हो, देन व्हाट इज़ द वे कि आप सर्वाइव करोगे। वो समय था, रात का वक्त था और रात के वक्त में जहाँ पे हम लोग LUP लिए थे, लाइंग अप पोजीशन। LUP होता है, हम लोग जब फील्ड में ही अगर हम लोग को ठहरना होता है तो वहाँ पे हम सब लाइंग अप पोजीशन एक अख्तियार करके और फिर हम लोग अपना विश्रामालय करते हैं वहाँ पे। उस समय सामने से भालू का आहट सुनाई दे रहा था और वहीं पे हम लोग पोजीशन लिए हुए थे। और ये एक जंगल में तमिलनाडु में एक जंगल था, उसी जंगल में हम लोग लाइंग अप पोजीशन लिए हुए थे। भालू की आवाज़ आई और आवाज़ आने के बाद से हम लोग के पास ऊपर छत नहीं था, हम लोग के पास प्लास्टिक था और उसी प्लास्टिक में LUP लिए हुए थे। उस समय ये आहट भी थी, भालू भी था, प्लस हम लोग ऑपरेशन करने के बाद से थके हुए भी थे। और उस समय बारिश की बूंदें भी हल्की हल्की आ रही थी, प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। जब हम लोग जंगल कैंप ख़त्म करके आए तो नज़रिया कुछ ऐसा हुआ, फिर हमें उस छत की अहमियत पता चली जिस छत के नीचे हम लोग रहते थे। फिर हमें उस पानी की अहमियत पता चली जिसके अनअवेलेबिलिटी के कारण हम लोग प्यासे रहे थे। फिर उस भोजन की अहमियत पता चली जिसे हम लोग 6 दिन तक देखे नहीं थे। फिर उस प्रत्येक चीज़ों की अहमियत पता चलने लगी जिनकी गैर मौजूदगी थी, क्योंकि कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ का महत्व आपको तब पता चलता है जब वो चीज़ आपके पास नहीं होती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप में कि हमें प्रत्येक वस्तुओं या व्यक्तियों का महत्व किया जाना चाहिए, क्योंकि पानी अगर गंदा भी हो तो पीने नहीं तो कम से कम आग बुझाने के काम तो आ ही जाता है। तो बेहतर है कि हम अपने जीवन में वस्तुओं और व्यक्तियों की वैल्यू करना सीख लें। जी सर, आपसे अगला सवाल। ट्रेनिंग के वो पहले 2-3 महीने सबसे ज़्यादा याद किसकी आती थी, घर की या घर के खाने की? किसी सुकुमार सपने का मुकद्दर याद आता है, मुझे वो गांव का भीगा हुआ घर याद आता है। घर एक ऐसा समागम होता है जहाँ पे लोगों के साथ रिश्ते भी होते हैं। तो सिर्फ 2-3 सप्ताह ही नहीं, ट्रेनिंग का प्रत्येक दिन मुझे इसी आश में गुजार दिया कि हाँ, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद से मुझे घर जाने को मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात है प्रशिक्षण की कि अर्ध प्रशिक्षण के पश्चात आपको 15 दिन का मिड टर्म ब्रेक दिया जाता है जहाँ पे आप अपने फैमिली से मिल सकते हैं। और तो मैं आपके प्रश्न को ये सुधारना चाहूँगा कि 2-3 महीने नहीं, मुझे 48 सप्ताह मुझे वास्तविक रूप से मैं हमेशा घर से जुड़ा रहा और मुझे घर की याद आई। और मैं हमेशा ही इस चीज़ के प्रति शुक्रगुजार रहा कि मेरे माता पिता ने हमेशा जब भी मुझे किसी चीज़ की याद अथवा किसी चीज़ की समस्या हुई तो ये हमेशा ससमय उपस्थित रहे। सर, आपसे अगला सवाल। सेना की ऐसी कौन सी आदत है जो आप घर पर भी नहीं छोड़ पाते हैं? एक ऐसी आदत हमेशा समयनिष्ठ रही है। समयनिष्ठता का अर्थ आप इससे भी लगा सकते हैं, आप 1 मिनट की वैल्यू अथवा 1 सेकेंड की वैल्यू आप उस इंसान से पूछें जिसका 1 सेकेंड की वजह से एग्ज़ाम छूट गया हो, अथवा जिसका 1 सेकेंड की वजह से फ्लाइट मिस हो गया हो, अथवा 1 सेकेंड की वजह से ट्रेन छूट गया हो। एक नंबर की वैल्यू आप उस इंसान से पता करिए जिसका आधे नंबर से किसी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ हो। हमेशा
जब कोई आपको समय दे कि आपको 9 बजे उपस्थित होना है, तो आप हमेशा उसे 8:59 ही मानिए। और 8:59 मानने के पहले आपको ऐसी कार्रवाई करनी है कि वहाँ आप 8:55 पे ही पहुँच जाएं। तो हमेशा ससमय रहिए। इससे आपका विकास होगा, आपके चरित्र का विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा, और धीरे धीरे करते करते देश का विकास होगा। जी सर, आपसे अगला सवाल, ऐसी कौन सी आपकी स्व रचित काव्य रचना है जो आपके बेहद करीब है? हम लोगों के ड्यूटी निर्वहन को कठिन ड्यूटी निर्वहन कहा जाता है। यद्यपि बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब हम अपने घर पे उपस्थित नहीं हो पाते हैं कर्तव्य निर्वहन के कारण, और उसी कर्तव्य निर्वहन के कारण जब मैं अपने घर पे उपस्थित नहीं हुआ, उस समय सूर्य षष्ठी व्रत का त्यौहार था। और सूर्य षष्ठी व्रत के त्यौहार में माना जाता है कि हमारे तरफ बड़ा धूमधाम से हमारा लोक प्रिय जो पर्व है उसे हम लोग आम भाषा में छठ पूजा भी कहते हैं। तो सूर्य षष्ठी व्रत में न जाने के कारण मैंने यह रचना लिखी थी। और इस रचना में मैंने ऐसे लिखा था कि हर राह से गुजरते हुए अवसाद से उभरते हुए, खड़े खड़े या चलते चलते, सुबह हो या दिन ढलते ढलते, किस सोच में यूँ पड़े रहते हो, आखिर क्यों गुमसुम पड़े रहते हो, क्या क्या सोचा और क्या क्या मिला, दिल रूठ गया इस बार भी ना, क्यों पीयूष तुमसे पूछ रहा हूँ, त्योहार छूट गया इस बार भी ना, क्यों पीयूष तुमसे पूछ रहा हूँ, त्योहार छूट गया इस बार भी ना। जब पढ़ते थे तो सोचा था कि हर त्योहार मनाओगे, मंजिल होगी और माँ होगी, दुगना उत्साह मनाओगे, पर चला गया वह समय अकेला, तुम पर लाद द्वंद का मेला, फिर सच का नाम बताकर तुमसे यूं बिक गया झूठ इस बार भी ना, क्यों पीयूष तुमसे पूछ रहा हूँ, त्योहार छूट गया इस बार भी ना, क्यों पीयूष तुमसे पूछ रहा हूँ, त्योहार छूट गया इस बार भी ना। जब पैसा ना था पर शब्द था, माँ का आंचल भर घर तपता, जब आलीशान मकान हुआ, गाँव में कितना नाम हुआ, तब क्या कितने तख्त और फिर कितने ताज हुए, और आज भला तुम एक बिस्तर के मोहताज हुए, मजबूरी की चादर ओढ़े, जिम्मेदारी लूट गया इस बार भी ना, क्यों पीयूष तुमसे पूछ रहा हूँ, त्योहार छूट गया इस बार भी ना, क्यों पीयूष तुमसे पूछ रहा हूँ, त्योहार छूट गया इस बार भी ना। हर वक्त चला तो जाता है, यह वक्त चला भी जाएगा, क्या लगता है पीयूष तुमको, कुछ तुमको ये सिखलाएगा, गर हाँ तो फिर तुम यूँ समझो, बादल बारिश में यूँ रिमझो, जो तेरा है वो तेरा है, गर हाँ तो फिर तुम यूँ समझो, बादल बारिश में यूँ रिमझो, जो तेरा है वो तेरा है, वो फिर न कहीं जा सकता अब, और जी ले जैसे जी सकता, ये वक्त नहीं आ सकता अब। सर, आपसे अगला और आखिरी सवाल, सफलता के लिए आप आजकल के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? सफलता के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य रचना रश्मिरथी में पूर्वत में ही उल्लेखित किया है। उन्होंने लिखा है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, कंकरिया जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शोरमा निकलते हैं। आजकल के युवाओं को इस पंक्ति को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। समय का ससमय कीमत करिए, वरना समय आपकी कीमत करना छोड़ देगा। हमेशा समय रहते ही आपको अपने विषय वस्तु पे ध्यान देना है, और आपका जो समय है हमेशा सकारात्मक गतिविधियों में ही व्यतीत होना चाहिए। वरन यदि आप अपने समय को नकारात्मक गतिविधियों में व्यतीत करते हैं, आप ध्यान रखें हमेशा कि जहाँ पे 5 लोग बैठकर किसी छठवें इंसान की बुराई कर रहे हों, वहाँ पे आपके चले जाने के बाद से वही 4 लोग बैठकर आपकी अर्थात उस 5वें की भी बुराई करना शुरू कर देंगे। तो हमेशा आप ऐसे समाज का बहिष्कार करिए जो समाज एक नकारात्मक परिवेश पैदा करता हो, एक नकारात्मक ऊर्जा देता हो, एकांतवास
भी सफलता का एक सूचक हो सकता है। यह आपके वातावरण और आपके सामाजिक पर्याय पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। सर, आपको क्या लगता है कि आप एक सफल व्यक्ति हैं? सफलता पर कभी पूर्ण विराम नहीं लगता। मेरे अनुसार सफल व्यक्ति वही है जिसे जीवन पर्यंत कुछ न कुछ पाने की इच्छा बनी रही। सफलता, मेरे अनुसार सफलता पर पूर्ण विराम नहीं होता, सफलता पर कॉमा लगता है। धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।